नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश टहल गया था, अब इसमें एक नया मोड़ आ गया। मोड़ ये कि जेल में बंद उसकी कातिल पत्नी मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही, यानी मुस्कान गर्भवती है, इस बात की पुष्टि अब हो चुकी है। इसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि मुस्कान की पेट में पल रहा बच्चा आखिर है किसका। इसको लेकर जब सौरभ के परिवार से बात की गई तो उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्कान के गर्भ में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए, जिससे पता चल सके कि ये बच्चा किसका है, सौरभ का या फिर साहिल का। और उन्होंने इसके साथ ही एक शर्त भी रख दी है। उनका कहना है कि अगर ये बच्चा सौरभ का निकला तो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर ये बच्चा सौरभ का नहीं हुआ तो इसे लेकर कोई भी दावा पेश नहीं करेंगे। गौरतलब है कि 3 मार्च की रात मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या कर दी थी और इसके बाद उसके शव के कई टुकड़े करके एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से जमा दिया था। इस हत्याकांड से पूरा देश टहल गया था और अब इसी मामले में ये बड़ा मोड़ आ गया है। संभल तपत जियाउर रहमान पर को तो 24 नवंबर हिंसा मामले में आज 8 अप्रैल की तारीख दी गई थी, जिसको उन्हें पेश होना था, जिसको लेकर आज तपत जियाउर रहमान पर एसआईटी के सामने पेश हुए। एसआईटी की लगभग 10 से 11 सदस्यीय टीम थी और जो कि लगभग 3 घंटे तक पूछताछ चली और पूछताछ में तपत जियाउर रहमान पाक ने बताया कि जितने भी सवाल थे मैंने सभी के जवाब दिए जो जरूरी थे। वहीं सीईओ एसआईटी कुलदीप सिंह ने बताया कि सभी सवालों के जवाब पूछे गए हैं और अगर लगता है कि जांच के आधार पर कुछ चीजें छूटी गई हैं तो कभी ना कभी पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, अभियोग पंजीकृत है और उसी में एसआईटी अपना जो जांच कर रही है, उसी क्रम में आज उनको बुलाया गया था और उनसे पूछताछ करके उनके जो विधिवत उनके बयान। सर, कितने घंटे पूछताछ हुई? घंटे तो करीब 2.5-3 घंटे पूछताछ चली है। जो भी चीज़ें जो कानूनी प्रक्रिया थी उसका पालन किया गया। इस मामले में नोटिस दिया गया था, क्या कुछ क्या सवाल किए गए? सवाल तो वो सब क्लासिफाइड चीज़ें होती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन हाँ, जो अभियोग पंजीकृत है, जो 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी, उसी के क्रम में आज पूछताछ। मौजूदगी हमारी सुल्तानपुर रोड और रायबरेली मलिक मऊ में है। और अगर बात करें तो आज दोपहर में यहाँ पे एक हड़कंप सा मच गया। और ये हड़कंप मचा कैसे, क्योंकि एक अनियंत्रित ट्रक आ रहा था और मलिक मऊ चौराहे के पास ओवरब्रिज के नीचे उसने जो है जैसे ही वो क्रॉस कर रहा था, रोड जैसे उतरा, उसे एक एडवोकेट साहब का मकान था, उस मकान में दीवार में टच हो जाने की वजह से हड़कंप मचा। और जब एडवोकेट जो जिनका मकान था उन्होंने जब रुकवाया तो रुकवाने के साथ साथ जो ट्रक ड्राइवर था वो हरियाणा का था और उसने एक इतना बड़ा हथियार निकाला कि वहां पे लोगों में दहशत हो गई। और हथियार निकालने के बाद उल्टी सीधी धमकियां देने लगा। उसको लेकर के एडवोकेट साहब जब इश्यूज क्रिएट किए तो मौके पर पहुंची पुलिस थाना मिल एरिया ने तुरंत ड्राइवर को हिरासत में लेकर के एफआईआर दर्ज किया और गाड़ी को सीज कर दिया गया है। एक ट्रक हमारे घर के सामने से ओवरब्रिज के पास से मुड़ रहा था। अभी उसमें हमारी बॉल थी, उसमें टक्कर मार दी। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि बदतमीजी मत करिए, होश में बात करिए और पैसे ले लीजिए। हमने कहा ये कौन सा तरीका है बात करने का। उसमें थोड़ी सी झड़प हुई उससे मुँह से, और उसके बाद मैंने कहा नीचे उतरिए। उस चक्कर में उसने कटारी निकाली, धारदार हथियार, कटारी नहीं उसको बोलेंगे तलवार, इतनी बड़ी थी 4 फीट की, और उसने जोरदार प्रहार किया पीछे ना हट जाए मैं और मेरा भाई तो मरने की कगार पर हो जाए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा धारदार थी और जो है वजन थी कि एक बार की वार में आदमी नहीं बचा। क्या हुआ फिर उसके बाद पुलिस आई? उसके बाद किसी ने सूचना दे दी डायल 100 को। 100 मौके पर पहुंच गई और उसने स्थिति को समझा। मैं भी आक्रोशित था थोड़ा सा, मगर फिर भी उन्होंने वो शांत कराया कि आप दे वक्त शांत रहना चाहिए, शांति को परिचय दीजिए और प्रशासन आपकी मदद करेगा। मैं उस पर विश्वास रख करके मिल एरिया थाने आया हूँ और इस गुहार लगा रहा हूँ कि ऐसे लोगों पर 307 और 302 का मुकदमा होना चाहिए। जान से मारने का प्रयास पूरा उन्होंने किया है और इस पर मुकदमा पूरा होना चाहिए और ऐसे गाड़ी मालिक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे आपराधिक लोगों को अपना ड्राइवर बनाए। और पूरा मामला अगर बात करें तो मलिक मऊ चौराहे का है और ये सुल्तानपुर रोड मलिक मऊ का है, थाना मिल एरिया क्षेत्र के अंतर्गत है।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मार देने की धमकी देने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, जलालाबाद थाना क्षेत्र के गुनारा का रहने वाला अजीम, जिसने 4 अप्रैल को एक पत्र लिखा और पुलिस विभाग को भेज दिया, जिसमें लिखा था कि 10 अप्रैल तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मार देंगे। ये पुलिस कार्यालय शाहजहानपुर में एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें थाना जलालाबाद के 2 व्यक्तियों के नाम से उनके द्वारा 10 अप्रैल को घटना कारित करने की धमकी दी गई थी। इसमें अभियोग पंजीकृत करके थाना सदर बाजार में तत्काल टीमें बनाई गई और सीसीटीवी फुटेज से, सर्विलेंस से, लोकल इंटेलिजेंस से इसका खुलासा करते हुए उसी गांव का एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, जिनके नाम उस पत्र में लिखे थे। उनको फंसाने की नीयत से, उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से इसके द्वारा यह कृत्य किया गया था और इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो पता चला कि आबिद अंसारी का नाम पत्र में अंकित था और आबिद अंसारी और उसके भाई की संपत्ति को हड़पने के लिए अजीम ने यह षड्यंत्र रचा ताकि पुलिस आबिद अंसारी और उसके भाई पर कार्रवाई करे और अजीम उसकी संपत्ति को हड़प ले। लेकिन पुलिस ने गहराई से जांच की और आरोपी अजीम को आज गिरफ्तार कर लिया है। राह चलते अकेले व्यक्ति को देख उसके साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला आपको बता दें थाना फतेहाबाद का है, जहां पर फतेहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति बीते दिनों सुबह टहलने के लिए निकला था, जिसके साथ में 4 आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद में उसके घर वालों ने थाना फतेहाबाद में मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसके बाद तत्काल आगरा पुलिस इस कार्रवाई में जुटी और सर्विलांस की टीम ने थाना फतेहाबाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 4 आरोपियों को सर्विलांस की मदद से पकड़ लिया है। पूरा मामला है ये दिनांक 3/4 को सुबह 6:30 बजे वादी हैं हमारे नरेंद्र पाल सिंह, जिनके पिताजी सुबह मॉर्निंग वॉक 3 व्यक्तियों के द्वारा इनको रोका गया। रोककर इनसे ये पूछते हुए कि बाजार कब खुलेगा, बातचीत में उलझाकर इनसे चैन और एक अंगूठी और 1500 रुपये छीन लिए। इसमें हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। निगोरा रोड के जो हमारा निगोरा रोड आज मुठभेड़ की सूचना पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मेन अभियुक्त है उसका नाम है बंटी गोस्वामी और इसमें 3 अभियुक्त और। अंजाम करने का तरीका यही है कि आदमी कोई अकेला या इस टाइप का आदमी मिलता है उसको ना कर लेते हैं। बाकी इसका पता लगाया जा रहा है। ये यहीं पे नहीं, आसपास के जो और हमारे जयपुर और इधर मध्य प्रदेश में भी इनके द्वारा घटना कारित की गई है, जिसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन इसका मॉडस ऑपरेंडी है ये। पुलिस ने बताया ये 4 आरोपी पहले भी 4 महीना पहले भी एक व्यक्ति के साथ में लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं और यही लोग अन्य राज्यों में भी लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए व्यक्तियों से आगरा पुलिस ने एक अंगूठी पीली धातु की और 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। औरंगजेब को लेकर लगातार जिस तरह से सियासत जारी है, आपको बता दें कि बस्ती जनपद के बीजेपी के विधायक अजय सिंह ने जो है औरंगजेब के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से गैर समुदाय के हिंदू लोग थे वो कहने के मुगल काल में उनको तलवारों की नोक पे डराकर उन्हें कन्वर्ट करके मुसलमान बना दिया गया। फिलहाल ये भी बता दें कि अजय सिंह ने ये भी कहा कि जो मुस्लिम लोग हैं कहीं ना कहीं मुगल काल में जिस तरीके से औरंगजेब लगातार जिस तरह से क्रूर शासक था, भारत की धरोहर भारत की संस्कृति को लगातार वो नष्ट करने का काम जो औरंगजेब ने किया। फिलहाल उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो मुस्लिम लोग हैं कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, अगर पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो सुरक्षित है वो भारत में ही है, क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम हो कहीं ना वो ईरान, अफगानिस्तान या और किसी अरब देश से नहीं है, वो यहाँ के ही मुस्लिम है और यहाँ पे ही वो सुरक्षित है। कहीं ना कहीं भारत में जो मुस्लिम है यहाँ सुरक्षित है। फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी के विधायक अजय सिंह ने ये बयान दिया है, कहीं ना कहीं ये बयान लगातार सुर्खियों में भी बना हुआ है। कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी के कर्मचारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने मांग की है कि उनकी नौकरी को बहाल करवाया जाए। जिस तरीके से कानपुर फर्टिलाइजर लगातार दूसरी बार 1 या 2 महीने के बीच में ही बंद हो गई है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उसके जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर एक संकट छा गया है। आप बता दें कि डीएम को जो
ज्ञापन दिया गया। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर फर्टिलाइज़र इस तरीके से बंद हो जाएगा तो उनके ऊपर काफ़ी समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ेगा और जो उनका परिवार है वो पल रहा है वो कैसे पलेगा, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर जो कर्मचारी है वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आज हम डीएम सर से मिलने आए हैं। हमारी जो कंपनी बंद हुई है उसमें क्या कर रहे हैं, ये हम लोगों को सीधे निकाल रहे हैं कंपनी से, रिजाइन के लिए बोल रहे हैं डायरेक्टली फ़ोन करके। काफ़ी यही मुद्दा है हमारा कि हम लोगों को डायरेक्ट निकाला जाना है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी नोटिस पीरियड के। मेनली हमारे 4 मुद्दे हैं यहाँ पे जो हम लाए हैं अपना ये डीएम सर को देने के लिए। सबसे सेवा समाप्ति पर पुनः विचार किया जाए। दूसरा पॉइंट है यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक उपाय जैसे स्थानांतरण, वेतन में अस्थायी कटौती, आंशिक समय कार्य व्यवस्था आदि पर विचार किया जाए। कर्मचारियों से परामर्श और संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जाए। हम आपके न्यायपूर्ण और सहानुभूति निर्णय के लिए अपेक्षा करेंगे, ऐसा हम डीएम साहब से अपेक्षा करेंगे कि वो हम लोगों को न्याय दिलवाएं। जो हमारी जो कंपनी है वो अभी इंसॉल्वेंसी के प्रॉब्लम में क्या नाम है बिडिंग में पड़ी हुई है, तो जो भी नई कंपनी आए जब तक कि हम लोगों को रखा जाए ना कि निकाला जाए, क्योंकि रूल है कि नई कंपनी आती है तो हम लोगों को रखती है पुराने एम्प्लॉइज को, तो जब तक कि हम लोगों को सीधे ना निकाला जाए, कोई टाइम दिया जाए जिससे हम नई जॉब सर्च कर सके। लेकिन जिस तरीके से अपने आप को दिवालिया घोषित करते ही जो कानपुर फर्टिलाइज़र है खुद को बंद करने की बात कर रहा है, तो इस बार जो कर्मचारी हैं उनको उम्मीद नहीं है कि इस बार कानपुर फर्टिलाइज़र फिर से खुलेगा। तो इसको लेकर के उन्होंने डीएम को ज्ञापन दिया है कि उनकी इस समस्या का कोई ना कोई निवारण निकाला जाए। अभी सिर्फ के लिए अपनी समस्ती कानपुर।